This is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy. Batch is the Bhavijot. You know, this is the mathematical tools, lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the unit is the mathematical tools, lecture number 1. Topic and subtopics are section A, which one is the algebra. पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? अलजेब्रा. अलजेब्रा क्या होता है? ये पूरा अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे हम लोग. फिजिक्स पढ़ने के लिए जितनी अलजेब्रा की रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग पढ़ेंगे. फिर हम लोग सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, लॉगरिदम क्या है, जनरल फिजिक्स क्या होती है, कन्वर्जेशन एंड वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है. फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस, जिसमें सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं और इंटीग्रेशन किसे कहते हैं. यही दो चीज हम लोगों को पढ़ना है, जिससे मैथमेटिकल टूल्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा. यू नो, मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स. ठीक है, जैसे हम लोग अपने इमोशन को कहीं अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आंसू से, शब्द से, यही से करते हैं ना. उसी तरह अगर फिजिक्स को कहीं आपको बताना है तो लैंग्वेज से, मैथमेटिक्स से ये बताया जाता है. अगर कोई पूछे कि ये फिजिक्स है, तो ये फिजिक्स की जो रीढ़ की हड्डी है ना, बैकबोन इसको कहते हैं, वही मैथमेटिक्स होता है. अगर कोई मैथमेटिशियन नहीं है तो समझो फिजिसिस्ट भी नहीं है. एक अच्छा फिजिसिस्ट को कम से कम जनरल मैथमेटिशियन तो जरूर होना चाहिए. A knowledge of elementary mathematics is essential for understanding the physics. अगर किसी को मैथमेटिक्स से दुश्मनी है और फिजिक्स से दोस्ती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैथमेटिक्स में वो प्रकांड विद्वान ना हो, लेकिन इतना जरूर आना चाहिए जो फिजिक्स की सारी बातें समझ जाए. तो इस यूनिट में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस करेंगे, बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, टेक्निक सीखेंगे, जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए फेमिलियर होना चाहिए. और मेरा टैग लाइन यहां पे है, अ गुड मैथमेटिशियन कैन गुड प्रैक्टिस इन फिजिक्स. नाउ अलजेब्रा. अलजेब्रा एक अरेबिक वर्ड से निकला हुआ है. इसका नाम होता है, ठीक है, वेरिएबिलिटी. अलजेब्रा का मेन मीनिंग क्या होता है बेटा? वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी का मतलब होता है चेंज होना. आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, बहुत सारे आदमी कहते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा, जिंदगी में यूज नहीं हुआ. उसको बोलो तुम गधे हो, तुमने यूज नहीं किया. बिल्कुल यूज हुआ होगा. अगर आपके पास √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है तो बिना आप यूज किए इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि √3 जो है और √2 दोनों ऐड होते ही नहीं है. अगर तुम कहोगे सर √5 हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी अलजेब्रा में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सारे आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं. डेली लाइफ में यूज होते हैं. सब्जी लेने जाते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा होता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है. तो मैं किसी दिन बताऊंगा. तो यू नो, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है. पहले सबसे पहले सीखो कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे. मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि क्यों है, मैं क्या है, मैं ये बताऊंगा कि क्यों है और कैसे है. a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या लिखते हैं बेटा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. 2 बार लिख सकते हैं. अब इस a से पूरे को मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए प्लस बी. फिर b से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, b इंटू ए प्लस बी. सॉल्व कीजिए बेटा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर. यू नो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी प्लस b प्लस ए दोनों ab ही होता है. आपने क्या देखा? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ऐसे ही डराइव किया जाता है. लेकिन आप लोगों को यहां याद रखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले वहां पे लगा दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. माइनस 2ab प्लस 2ab कट 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर. तो क्या हो गया? 2a स्क्वायर. 1b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर क्या हो गया? 2b स्क्वायर. तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर.
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। सॉल्व कर सकते हैं घर में। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिमिलरली ए प्लस बी होल क्यूब, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा यही आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये सारा शीट आप लोगों को मिलेगा। नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। जेई के बच्चे जरूर इस फॉर्मूला को लिख लीजिए और लर्न कीजिए, बहुत यूज होता है। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर आपने कहा कि सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो आरएचएस को मल्टीप्लाई कर दो, देखो एलएचएस आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज हियर, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये वाला पार्ट 0 है बेटा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। माइनस 3abc इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3abc। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो इस सारे टर्म को अगले साइड ले जाइए, तो क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी हो गया। एक फॉर्मूला ये भी हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब मेरे एचपीएस जाएंगे उसमें ये सब फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। आप लोगों के लिए डीपीपी जब जाएगा तो ये सब फॉर्मूला यूज हो रहा होगा उसमें। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू सिमिलरली ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है तो पूछिए मुझे। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, आपने क्लास 10th में या 9th में पढ़ा होगा कि क्वाड का मतलब होता है 2। ठीक है, एक्चुअल में क्वा का मतलब होता है 2 और ड्रेट का मतलब होता है पावर। ठीक है, मतलब जिसकी पावर 2 है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो तुम कहोगे सर 2 का पावर 2 है तो क्या इसको आप क्वाड्रेटिक बोलोगे? मैं बोलूंगा नहीं। किसी नंबर पे पावर होने से उसको क्वाड्रेटिक नहीं बोला जाता है। किसी वेरिएबल का पावर जब होता है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वेरिएबल किसको कहते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इसके लिए जब मैं कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो एक पढ़ाऊंगा उसमें कि भगवान जी एक दिन आए, एक डब्बा दिया, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज द वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज होने वाला। देखना, कुछ लोग क्या होता है, वेरिएबल ब्रेन का होता है, उसको पूछो क्या खाओगे, या तुम्हारे घर में जो मेहमान आते हैं वो पूछो, वो वेरिएबल ब्रेन का होता है, उसको पूछो क्या खाओगे, कुछ भी बना लीजिए। अच्छा जी, चलो इसको भूसा खाने के लिए दो। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी बोला, रसगुल्ला मंगा लीजिए। अब तुमने क्या देखा, भूसा रसगुल्ले में चेंज हो गया, फिर रसगुल्ला खिला दो। अच्छा ठीक है, पान तो आपने खिलाया नहीं। तो कहने का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको वेरिएबल कहते हैं बेटा। तो यहां x क्या है? वेरिएबल। जब वेरिएबल के ऊपर पावर 2 रहे तो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। इसको क्वाड्रेटिक टर्म कहा जाता है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह का इक्वेशन रहे लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 9th में पढ़ा होगा। और जब इक्वल टू 0 कर देते हैं तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वंस मोर, एक्स स्क्वायर को क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉली माने मेनी, नोमियल माने टर्म, बहुत सारा टर्म है इसलिए। और जब इक्वल टू 0 रख देते हैं तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इक्वेट किया गया है।
इक्वेशन का मतलब समझ जाइएगा, जहां पे भी इक्वेशन वर्ड लिखा होगा तो समझ लो वहां इक्वल टू का साइन पक्का होगा। तो यू नो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी है, पर ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 हो सकती है, सी की वैल्यू 0 हो सकती है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपका आंसर होना चाहिए एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बट a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है प्रणव बाबू? नेक्स्ट, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें जितना पावर होगा उतने ही इसके सॉल्यूशन होंगे। अगर मान लो पावर 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे। इसी को क्लास 9th में आपने पढ़ा था, इसको 2 जीरोस कहते हैं। अगर तुम कहोगे सर ए एक्स क्यूब रहे तब, तो 3 सॉल्यूशन हो गए। अगर तुम कहोगे ए इंटू एक्स टू द पावर एन रहे तब, इसका n सॉल्यूशन होगा। तो जितना पावर उतना सॉल्यूशन। अगर आपके पास ऐसा है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स पे पावर 1 है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। पूछो कैसे? ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। देख लीजिए एक सॉल्यूशन हुआ। तो जितना पावर उतने सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, इसलिए उसके 2 रूट्स हैं। सॉल्यूशन को ही रूट्स कहा जाता है, 2 रूट्स। पहले वाले का नाम हम लोग अल्फा रख देते हैं, दूसरे वाले का बीटा रख देते हैं। जब मैथमेटिक्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 अगर है, फिर इसको सॉल्व जब करते हैं तो अल्फा का वैल्यू मतलब एक्स का वैल्यू 2 आता है, मतलब ऐसा आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ठीक है, तो अगर एक बार प्लस है तो उसको अल्फा ले लो, एक बार माइनस है तो उसको बीटा ले लो। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर मैं माइनस वाले को अल्फा लूंगा, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा कैन बी इंटरचेंज। तो अगर पूछा जाए आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, तो आप बोलेंगे 2 रूट्स हैं। कौन कौन? अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बीटा क्या है बेटा? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आपने ऐसा किया कि दोनों रूट को ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर दिया, देखो जब ऐड कर दोगे तो देखो ये प्लस वाला माइनस वाला कट गया, माइनस बी माइनस 2b अपॉन 2a, तो आंसर क्या होगा? माइनस बी बाय ए। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। इसी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आंसर आएगा? c बाय ए। इसको प्रूव कर लीजिएगा घर में। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय ए। जेई के बच्चों के लिए स्पेशली बता रहा हूं, नीट के बच्चे को नहीं याद रखना है कि अगर अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तब क्या होगा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा को माइनस कर दो भाई, और रिजल्ट ये होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। ये स्पेशली जेई के बच्चों के लिए है। नीट के बच्चे इसको देखना भी मत, इसको स्वतंत्र की तरह ट्रीट करो। तो नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, फर्स्ट को अल्फा दूसरे को बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। अब जानते हैं ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही क्या कहते हैं पता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, डी कहा जाता है। याद रखने का तरीका, डिस मैंने एक डिश ले लो, उसमें क्रीम डाल दो, क्रीम डाल दो और उसको एंट को खिला दो। ठीक है, डिश उसमें क्रीम डाला, उसको चींटी को खिला दो, तो डिस्क्रिमिनेंट। याद रखने का तरीका, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है।
अब डी जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। अगर 0 से बड़ा और इक्वल है तो रूट्स आर रियल अनइक्वल। अगर 0 के इक्वल है तो रूट्स आर रियल एंड सिंगल रूट, मतलब दोनों रूट आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल रूट्स कहते हैं उसको। और डी अगर लेस देन 0 है तो उसको कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। अब तुम कहोगे सर ये इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, मैं ये भी बता देता हूं। देखो अगर कोई पूछे आपको कि इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, ठीक है, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर, तो उसको कहो भैया पहले बैठो, ठीक है। मुझे याद है जब मेरा गेट का इंटरव्यू हुआ था तो मुझे उन्होंने एक बार पूछ लिया था कि व्हाट इज द रोटेशनल मैकेनिक्स वेरिएबल। मैंने कहा सर प्लीज टाइम देंगे 5 to 10 मिनट। बोला हाँ। मैंने कहा तब तो अपना टीचर निकाल देता हूं मैंने कॉपी पेन लिया, सबको स्टूडेंट की तरह समझा दिया, ठीक है, इसलिए रैंकर हो गया मैं। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज द इमेजिनरी नंबर तो उसको क्या सिखाओ पता है कि जानते हैं सबसे छोटा नंबर जो होता है नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। आपको पता है उससे जो बड़ा ग्रुप होता है उसको होल नंबर कहते हैं, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी। और आपको पता है सारा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। अब उसको को जानते हैं होल नंबर में ना सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव तो आता ही नहीं। तो जब नेगेटिव को जोड़ देंगे तो उसको इंटीजर्स कहते हैं, मैंने जेड कहा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर छोटा फैमिली, उससे बड़ा फैमिली होल नंबर, सारा नेचुरल नंबर उसके अंदर। माना अगर ये तुम्हारा नेचुरल नंबर है तो ये बड़ा हो गया होल नंबर, ये हो गया इंटीजर, तो सारे होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, आपने पढ़ा होगा बचपन क्लास में। 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं, -5 भी रैशनल नंबर है क्योंकि -5/1 भी लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। और आपको पता है रैशनल नंबर और जो रैशनल नहीं होता है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं, दोनों मिला के जो होता है वो रियल नंबर होता है, सबसे बड़ा फैमिली। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, कोई भी नंबर बोल दो वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। अगर मैंने कहा सर 5 कैसा है, रियल नंबर। 5/3 क्या है सर, रियल नंबर। 5 का स्क्वायर बाय 3 क्या है सर, रियल नंबर। √5/3 क्या है सर, रियल नंबर, ठीक है। अब ये रियल नंबर है, ठीक है, लेकिन किसी को पूछो कि सर √-5/3 क्या रियल नंबर है क्या, आंसर है नहीं। पूछे क्यों, रूट अंडर के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर रूट अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर है तो वैसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, तो सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कुछ बुक में देखना इंटीजर को आई से डिनोट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो ये लाइन कॉपी में आप लोग सारे बच्चे लिख लीजिए, ठीक है। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ, ठीक है, इंटीजर, इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अरे मैं मैसेज नहीं पढ़ता हूँ बेटा, उतना भी क्लास पढ़ने में टाइम ही नहीं है, आप लोग मैसेज मत करो, चुपचाप देखो और समझो, जो डाउट होगा फिर डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। और जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर है उसको रियल नंबर कहते हैं, और सारे रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सबसे बड़ा फैमिली कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, तुम बोलोगे सर √-4 कॉम्प्लेक्स नंबर है। पूछे कैसे, √-4 को हम लोग लिख सकते हैं √-1 into 4, यस और नो। इसको हम लोग √-1 into √4 लिख सकते हैं, यस और नो। √4 की वैल्यू जो होता है बेटा +-2 होता है, √-1 को आयोटा कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे यूलर जिन्होंने इसके बारे में बताया था। तो कहने का मतलब √-4 की वैल्यू क्या होगी, +-2i। जैसे आप बोलते थे √4 की वैल्यू +-2 होती है, उसी तरह √-4 की वैल्यू +-2 आयोटा होता है। तो कहने का मतलब आयोटा का मतलब हो गया √-1। अब आयोटा का स्क्वायर निकलना है तो इसका मतलब √-1 into √-1। तो इसका मतलब क्या हो गया, √-1 into -1 इज इक्वल टू +1, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। क्लियर है,
आंसर है गलत, ऐसा नहीं होती है। सर नहीं होती है, पूछो क्यों। मैं बताता हूं, आई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट -1 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर कट कर दो, आंसर -1 होता है। तुम कहोगे सर अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 डायरेक्ट अंडर रूट -1 इंटू -1 नहीं लिख सकते क्या? ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, ये लिखो कॉपी में आप लोग सभी, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 नॉट इक्वल टू अंडर रूट -1 इंटू -1। अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 4 हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, लेकिन अगर अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट -4 नहीं लिख सकते अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट -4। कितना इंटरेस्टिंग चीज बताया मैंने। तो कहने का मतलब है अगर नेगेटिव रूट में रहे तो सबसे पहले उसको सॉल्व करो, फिर अंडर रूट के अंदर लाओ, अदरवाइज नहीं लाओ। अभी करके दिखाता हूं मैं। जैसे अगर किसी ने पूछा कि सर अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट -4 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, -4 इंटू -4 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं क्या? आंसर है नहीं लिख सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर? नहीं लिख सकते तो पहले सॉल्यूशन बताइए। तो देखो अंडर रूट 4 को हम लोग क्या लिख सकते थे, +-2i, पहले उसको आयोटा में कन्वर्ट करो, फिर अंडर रूट -4 को क्या लिखेंगे, +-2i। समझे मेरी बात? अब 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और i इंटू आई क्या हो गया आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो -4 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके पास नेगेटिव में रूट रहे तो उसको पहले आयोटा में चेंज करो। तो कॉपी में आप लोग सॉल्व कीजिए, अंडर रूट -9 इंटू अंडर रूट -4। तो कैसे करेंगे, अंडर रूट -9 को क्या लिखेंगे 3 आयोटा, अंडर रूट -4 को क्या लिखेंगे बेटा 2 आयोटा, 3 इंटू 2 क्या होता है 6, आई इंटू आई क्या होता है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो आंसर क्या हो गया -6, फिनिश। तो अगर कोई पूछे कि अंडर रूट -9, इससे ना इसको पूछ के आप लोग अपने फ्रेंड्स में इंप्रेशन जमा सकते हो, जैसे मैं क्या करता था। ठीक है, मेरे फ्रेंड तो होमवर्क मेरा बहुत कुछ करते थे, वो प्रैक्टिकल फाइल तो मैंने फ्रेंड से ही बनवाए हैं हमेशा, क्योंकि उन लोगों को क्वेश्चन करा देता था। ठीक है, सबके घर से पेड़ा या कुछ अच्छा चीज आता था तो वो मुझे मिलता था भाई, ये फायदा होता है किसी में इंप्रेशन जमाने का। अब अंडर रूट -4 इंटू अंडर रूट -9 कितना हो, अब देखिए -9 इंटू -4 क्या हम लोग +36 लिख सकते हैं क्या? आंसर है नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा अंडर रूट को पहले आयोटा के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। कंक्लूजन इज दैट। नाउ अब फिर हम लौट के आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे। 6x² - 13x + 6 = 0 कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा इसको कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है -13, c की वैल्यू क्या है 6। तो x = क्या फॉर्मूला होता है -b ± अंडर रूट b² - 4ac / 2a। तो यू नो -13 ± अंडर रूट -13² -4 इंटू a इंटू c / 2 इंटू a। अब देखो 13 ± अंडर रूट 169, अब 6 इज द 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 + 2 14, you know upon 2 into 6. So you know 13 ± 169 - 144 25, उसका रूट अंडर 5 अपॉन 12। तो एक बार क्या हो सकता है 13 + 5/12 हो सकता है, एक बार 13 - 5/12 हो सकता है। तो 13 + 5 18/12, तो इसका मतलब क्या हो गया 3/2, 13 - 5 8/12, तो क्या हो गया 2/3। तो आपने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तो दो आंसर आता है, एक बार 3/2 एक बार 2/3 आता है। आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं।
और इस फॉर्मूले को जानते हो क्या कहते हैं? श्री चक्रधर फॉर्मूला, चक्रधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। धराचार्य फॉर्मूला, इंडिया के जो श्री चक्रधर जी थे फॉर्मूला, उन्होंने अपनी बुक में ये फॉर्मूला सबसे पहले लिखा हुआ था। तो दिस इज द श्री चक्रधराचार्य फॉर्मूला, ये होता है। सॉरी, नेक्स्ट। अब इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 अपने से घर में सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, ठीक है, और सी की वैल्यू -2 सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। न्यू टॉपिक लिखिए, सेक्शन बी, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब देखो, ट्रिगो का मतलब है 3, ठीक है। तुम कहोगे सर कुछ बुक में तो ट्रिगो मना 3 नहीं लिखा होता है, ट्री मना 3 होता है। देखना, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज लिखा है, लेकिन मैंने अपनी बुक में क्या लिखा है वो मैं बताता हूं, और ये रियल वेरीफाइड है। ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स या पार्ट्स या एलिमेंट्स। ये मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो डिक्शनरी है उससे वर्ड लिया है मैंने। ट्री का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड्स, पार्ट्स, एलिमेंट्स, और मेट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट। जब हम लोग 3 साइड को मेजर करते हैं बेटा, उसको ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। जब 3 एंगल को मेजर करते हैं तो उसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। अगर कोई पूछे ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग 3 साइड को मेजर करते हैं, 3 एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, 3 पार्ट्स को मेजर करते हैं, एक्सटीरियर कितना होगा, इंटीरियर कितना होगा, बाउंड्री कितना होगा, ये सब मेजर करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अ स्टडी अबाउट द 3 साइड मेजरमेंट, 3 एंगल मेजरमेंट, 3 पार्ट्स मेजरमेंट, 3 एलिमेंट्स मेजरमेंट, दैट्स इट। हमेशा आपके डेली लाइफ में यूज होता है। जब भी आप चलते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री आपका ब्रेन काम कर रहा होता है। जब भी आप खाना खाते हो तो ट्रिगोनोमेट्री बताता है आपको कि खाना को ऐसे पकड़ना है, माना इसमें परपेंडिकुलर लगाना है या बेस लगाना है, इसको ऊपर उठाना है। क्या ऐसा तो नहीं खाना ऐसे उठा के इधर दे रहे हैं किसी को, ऐसे नहीं ना। तो कहने का मतलब ये जो भी पढ़ रहे हैं सारा डेली यूज होता है। ट्रिगोनोमेट्री का सबसे छोटा एलिमेंट जो होता है उसको कहते हैं एंगल। किसी बच्चे से पूछो एंगल क्या होता है तो देखना फटाक से ऐसे फिगर बना देगा, ये तो एंगल है ही नहीं। एक्चुअल में एंगल, अगर आप किसी की खिंचाई करना है तो आप पूछो कि व्हाट इज एंगल, ठीक है। और ये वाला जो डेफिनेशन, ये जो फिगर देख रहा है ना, ये फिगर गलत है। तुमको अच्छा सही क्या है? जब भी एंगल बनेगा उसमें 2 रे होना चाहिए। जब 2 रे किसी पॉइंट पर मिलता है तो उसको हम लोग एंगल कहते हैं। अगर ये एक रे है, ये एक रे है, दोनों इस पॉइंट पे मिल गया तो ये वाला जो फिगर है ये एंगल है। एंगल को हमेशा थीटा से डिनोट करते हैं। एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। इसको अमेरिकन इंग्लिश में फेडा बोला जाता है, फेडा। जब ब्रिटिश वहां पे वर्जीनिया के बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, इसको फेडा बोलता हूं। ये बच्चे ने सिखाया मुझे, मैं थीटा बोलता था, बोलता व्हाट इज थीटा। मैंने कहा अच्छा तो क्या होता है, तब बोलता फेटा। मैंने याद कर लिया, दिस इज कॉल्ड थीटा विच इज कॉल्ड फेडा, ठीक है। अब देखो ये एंगल जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप लोग 2 पेन लीजिए पहले, ठीक है। एक टाइम में कम से कम 100 पेन पूरी इंडिया में उठेंगे। 2 पेन लीजिए और दोनों को इस तरह से कर दीजिए, दोनों को टच करके एक पेन बना दो, ठीक है। कोई पूछेगा ये क्या है, इसको बोलो मान लो कि ये रे है, लंबा जा रहा है। अब इसको एक पेन को ना, एक पेन को फिक्स रखो, दूसरा पेन को ऐसे घुमा दो नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर घुमाओ तो पूछो क्या बना, बोलो पॉजिटिव एंगल बना। क्यों? जब एंटी क्लॉकवाइज में कोई चीज घूमता है, एक रे घूमता है, तो वो पॉजिटिव एंगल बनाता है। फिर से समझिएगा वंस मोर, अगर आपके पास 2 रे इस तरह से है, आप इसको ऐसे घुमा दीजिए तो कैसा एंगल बना बेटा? पॉजिटिव एंगल बना। दिस एंगल इज द थीटा, पॉजिटिव, दिख रहा होगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, अगर यही 2 है, एक को आपने नीचे घुमा दिया,
अब जो एंगल बना मतलब क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव एंगल बनता है, मींस थीटा इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन रोटेशन इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जब एंटी क्लॉक ना घड़ी के उल्टी दिशा में, तो जब एंटी क्लॉक में रोटेशन होता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, जब सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो थीटा नेगेटिव होती है। व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? ठीक है, जब किसी भी दो चीज के बीच रिलेशन निकालते हैं तो उसको फंक्शन कहते हैं। अगर मुझे पूछा जाए कि आपका इस मोबाइल से क्या रिश्ता है, मैं बोलूंगा फंक्शनल रिश्ता है, फंक्शन है भाई मेरा ये, क्योंकि ये मेरा ही मोबाइल है ना, मैंने इसको बनाया है लेकिन मैंने खरीदा जरूर है। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मैंने उसमें ट्रिगो के टर्म होंगे। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो सपोज कीजिए ये एक एंगल 90 डिग्री है, ये आपके पास ट्राइंगल है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री यहां बन रहा है तो इसके सामने जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा। अगर यहां वाला तुमने एंगल ले लिया, ठीक है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। तुम कहोगे सर मैं अगर इसको थीटा लूं तब ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर जो है चेंज होते रहता है, मैं यही बोलना चाहता हूं। अगर ये वाला थीटा लिया तो ये हुआ परपेंडिकुलर, मैं कलर चेंज कर देता हूं, और अगर आपने ये वाला थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स होता है, वो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वंस मोर, 90 के अपोजिट हमेशा क्या होता है जनाब, हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं या कभी कभी कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं। थीटा के जो सामने वाला है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट साइड इसको कहा जाता है। अब जब दो हो गया तो बाकी क्या बचा, उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड्स, वो बेस होता है। नाउ व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? ठीक है, आप लोग जब 9th 10th में पढ़ते होंगे तो आपने टीचर से, जब टीचर ने पढ़ाया होगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपके मन में आया होगा ये है क्या। आप लोगों को अभी तक आंसर नहीं मिला होगा, कुछ बच्चों को मिला होगा। मैं आज बताता हूं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा क्या है। इसके लिए एक स्टोरी छोटा सा सुन लीजिए। आपके घर में 2 भाई और 1 बहन है, अगर तीनों के बीच में रिलेशन निकाला जाए तो देखो इसके इसके बीच रिलेशन हो सकता है, इसके इसके बीच रिलेशन हो सकता है, इसके इसके बीच रिलेशन हो सकता है। बॉय नंबर 1 का ये बहन है, बॉय नंबर 2 का भी ये बहन है, लेकिन इसका बहन ये थोड़ी है। ठीक है, इसका ये भाई है, इसका ये भाई है। उसी तरह जो ये रिलेशन किसी भी दो के बीच में जो रेशियो होता है, किसी ट्राइंगल में 2 साइड के बीच जो रेशियो होता है उसी को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं बेटा। अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है, इन दोनों का रेशियो साइन थीटा कहलाता है। अगर ये बेस है और हाइपोटेन्यूस है, इसके रेशियो को कॉस थीटा कहते हैं। तुम कहोगे क्यों सर, मैं उसको साइन थीटा नहीं इसको कॉस थीटा बोलूं तो? ठीक है, बोलने का अपनी मर्जी है, कुछ भी बोल लो, लेकिन मैथमेटिशियन ने प्रूव किया है कि भैया इसी को बोलना है, कहीं तो एक रूल बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूस। इसको याद रखने का तरीका, मैं जहां पे रहता हूं कालका जी में, मेरे पास में एक आदमी है पंडित जी, उनका नाम है भोला प्रसाद, रियल में है, लेकिन वो मेरा नाम नहीं लेते, वो तो मैंने स्टोरी बना दिया, वो तो भगवान जी का नाम लेते हैं, लेकिन मैंने स्टोरी बना दिया है कि पंडित भोला प्रसाद हर्ष हर्ष बोले। ठीक है, अब देखिए पंडित जी हैं तो पी से स्टार्ट होता है, भोला जी हैं तो बी से स्टार्ट होता है, प्रसाद जी हैं तो ऑब्वियसली मतलब पी से स्टार्ट होगा, और हर्ष तो अपॉन हर्ष बोले बी, फॉर्मूला बन गया। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, बचपन से सुनते आए हैं सब। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, बी अपॉन बी, बी अपॉन पी, सॉरी टंग स्लिप। कॉस थीटा का क्या होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल, और साइन थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा। नाउ व्हाट इज द रेसिप्रोकल फॉर्मूला?
आपने देखा कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का रिलेशन रेसिप्रोकल होता है, तो फॉर्मूला हो गया क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, cos theta is equal to 1 upon sec theta, tan theta is equal to 1 upon cot theta, cot theta is equal to 1 upon tan theta, sec theta is equal to 1 upon cos theta, and you know cosec theta is equal to 1 upon sin theta. These are called reciprocal relation. Next, ये सब नाम याद नहीं रखना, ये सब इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई tan theta is equal to बोले तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है पता है, sin theta upon cos theta। कैसे, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच होता है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पी बाय एच इंटू एच बाय बी, एच एच कट गया, आंसर क्या बचा बेटा, पी अपॉन बी। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तुम कहोगे सर पता कैसे, प्रूव करके दिखाइए, कर देते हैं। विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, साइंस वाले हम लोग। साइन थीटा पी अपॉन एच, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस यू नो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, एच स्क्वायर इज एलसीएम, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, एच स्क्वायर 1 प्रूव्ड। तो यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को स्मूथली लर्न होने चाहिए, अप्रूव कर लेना घर में बैठ बैठ के। अब तुम कह सकते हो मुझे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, जब स्क्वायर होता है तो दूसरे साइड रूट अंडर बन जाते हैं, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब सारा चीज आप लोग घर में कर लीजिएगा। न्यू टॉपिक, रेडियन डिग्री ग्रेड मेजरमेंट। ठीक है, कुछ नीट के बच्चे या कुछ टीचर बोलते हैं सर इसकी जरूरत कहां पड़ती है। याद रखना नीट ने टोटल 7 क्वेश्चन आज तक पूछा है इस टॉपिक से, और बहुत बच्चे ने नहीं किया और बाद में हल्ला किया कि आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस। कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ये सब सारा आपके नीट के पेपर में पूछा गया है। जेई में तो पढ़ना ही पड़ता है, मेन चीज है ये, लेकिन नीट में भी ये सिलेबस में है। आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है, जो सिलेबस में है वही पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई बोले कि एक सर्कल है जी, इसके सेंटर पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, तुम कहोगे सर 360 डिग्री बनेगा। अच्छा 360 होता है, इसी को हम लोग 2 पाई रेडियन भी कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। जनरली अभी तक बचपन में आप लोग 2 पाई बोलते थे, लेकिन 2 पाई का जो यूनिट होता है ना वो होता है रेडियन यहाँ पे। तो क्या हो गया बेटा, 2 पाई रेडियन। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर रेडियन एक्चुअल में होता क्या है, वो मुझे बताइए। याद है फर्स्ट एक क्लास में मैंने बताया था कि किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा पाई होता है। ऐसा बताया था या नहीं बताया था? आज मैं क्या बता रहा हूं पता है, कि अगर किसी सर्कल का जो ये आर्क है, वो जो टेढ़ू जैसा है, गोलू जैसा एल, और इसका रेडियस आर, इस दोनों का रेशियो अगर सेम आ जाए तो उसको रेडियन कहते हैं। मतलब थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता है। अगर एल आपके पास 1 मीटर है, आर भी 1 मीटर है, तो जानते हो मीटर मीटर कट के क्या बन जाएगा, 1 रेडियन बन जाएगा। वंस मोर, फिर से, जब आर्क का लेंथ और रेडियस दोनों आपस में बराबर होते हैं, अरे वाह शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, आर्क का लेंथ और रेडियस जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो दोनों का शुद्ध अनुपात, अरे ज्यादा हिंदी हो गया, दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। वंस मोर, फिर से स्टार्ट। दूसरी चीज, किसी भी सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो पाई होता है। किसी भी आर्क का रेशियो और रेडियस का रेशियो यदि 1 है, एल बाय आर अगर 1 है, तो उसको 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, अगर उसका रेशियो अगर 2 पाई है तो उसको 2 पाई रेडियन बोलेंगे। सो नाउ अगेन यू नो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन।
तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। 2 से इसको कट कर दीजिए तो पाई अपॉन 180 रेडियन। सो यू कैन से दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, दैट्स इट। अब इसी का उल्टा कर लो, 2 पाई रेडियन जब 360 डिग्री है तो 1 रेडियन इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई, माना 180 डिग्री अपॉन पाई। रेडियन के लिए बहुत बार सी सिंबल लगा देते हैं, 1 रेडियन ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 टू द पावर सी। पाई रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ पाई क्या होता है, तुम लोग बचपन में बोलते थे पाई इक्वल टू 180 डिग्री, गलत। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू तो 22/7 अप्रोक्सीमेटली होती है, 3.14 होती है। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, ठीक है। अब अगर आप लोगों का छोटा भाई आपसे पूछे कि दीदी पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू, तो उसको बोलो 22/7 या 3.14। ये भी रियल नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है। उसको अगर वो पूछेगा आपने तो 180 डिग्री बोला ही नहीं, तो उसको कान पकड़ना और सिखाना कि देखो पाई रेडियन जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। फिर वो क्वेश्चन पूछेगा 1 रेडियन क्या होता है, फिर उसको बताना सर्कल तुमने देखा है, बोला हाँ। सर्कल का छोटू पार्ट काट लो, ठीक है। ये अगर 1 मीटर है और ये इसका ये भी 1 मीटर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा पता है, बोलेगा कितना, बोलना 1 रेडियन बनेगा। तो कहने का मतलब एक रिलेशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन। एल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, कंपाउंड एंगल। ये सारे बच्चे को याद रखना, ये फॉर्मूला अगर आपने याद नहीं रखा तो मैथमेटिक्स के साथ आपने अन्याय किया है। साइन ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, जब इसको फॉर्मूला लंबा खोलते हैं तब ये फॉर्मूला आता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैं बायो के बच्चों को ये प्रूव करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, मैथ्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है ये। अभी आपको सिर्फ याद रखना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तुम लोग बोल सकते हो कि सर आपने जो बोला था कि मैं बच्चे को रट्टा नहीं मराता हूं, ठीक है, समझा देता हूं और प्रूफ देता हूं, तो सर इसका प्रूफ दीजिए। तो भैया आप लोगों को प्रूफ नहीं दे सकता, मैथ्स वालों को दूंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रूव करना नहीं आता, मुझे आता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस कर दो, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसको पैरोट की तरह याद कर लो, फिर मैं आगे किसी दिन डिस्कस कर लूंगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देख रहे उल्टा होता है, कॉस में अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह से cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। मतलब उल्टा साइन हो जाता है, देखो ये प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। नेक्स्ट, ट्वाइस मल्टीपल एंगल। अगर आपके पास साइन 2a है, ये सारा यूज होगा आप लोगों का, तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। मतलब यहाँ पे अगर 2a है तो यहाँ आधा हो गया, 1a हो गया, इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसी तरह से cos 2a इज इक्वल टू, अब देखो इसी फॉर्मूला से प्रूव किया जाता है, यहाँ पे cos a प्लस बी है ना, तो इसमें b की जगह a रख दो, देखो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 is equal to 1 minus 2 sin square a equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a। tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a। बायो के बच्चों के अभी जो है थोड़े चक्कर आ रहे होंगे कि यार हमने तो इसलिए मैथ छोड़ा था कि मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं सोची थी कि ऐसे ही डॉक्टर बन जाऊंगी विदाउट मैथ पढ़े, क्योंकि नंबर, एक बच्चा तो बोलता है सर नंबर देखते ही ना मेरे दिमाग घूमते हैं। मैंने कहा भाई वहां बीपी का भी नंबर देखा जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मैथ्स टफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ याद रखना है। तो ये वाला जो है घर में मैं बोलूंगा कि शीट उठाना और 10 बार बोल के रीडिंग लगा के पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अब इसी वाले फॉर्मूले से देखो, यहां से
आपने क्या कहा, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, ये होता है, ये दोनों फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, देखो ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिखा। और cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो -1 को इधर कर दो तो क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए। अब -2 साइन स्क्वायर ए को इधर कर दो, cos 2a को उधर कर दो, तो 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए। नाउ 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए। जब मैं ये शीट बना रहा था, देखो ये अमरेश नीट जब बना रहा था ना, मेरे दिमाग में ये था कि बायो का बच्चा मैथ से डरता है तो कितना फॉर्मूला लिखूं या ना लिखूं, बहुत सारे फॉर्मूले मैंने कट किए, ये सब सारा यूज होता है इसलिए मैंने लिखा है। क्लियर है, माना आप लोगों के दिमाग में मेरी ये बातें थी, ठीक है। अगर यही आप इंजीनियरिंग के बच्चे होते अभी और फॉर्मूला में भर भर के बताता, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर से थोड़ा सा दया आ रहा है इसलिए फिर शुरू से फिर से आता हूं मैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी इक्वल टू, बोलिए रिधिमा मैडम, ये पूरा सारा फॉर्मूला आप ही पढ़ के बोल दीजिए, आप लोगों से मुझे भी थोड़ा सा प्रीति हो रही है, दया आ रही है आप पे, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए। बताइए रिधिमा। Sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. Sin A minus B is equal to sin A cos B minus cos A sin B. Cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. Cos A minus B is equal to cos A cos B plus sin A sin B. Tan A plus B is equal to tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B. Tan A minus B is equal to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. tan A into tan B. पूजा, Yes, sir. पढ़ के सुनाइए। Sin 2a equals to 2 sin A into cos A equals to 2 tan A by 1 plus tan square A. Cos 2a equals to cos square A minus sin square A equals to 2 cos square A minus 1 equals to 1 minus 2 sin square A equals to 1 minus tan square A by 1 plus tan square A. Tan 2a equals to 2 tan A by 1 minus tan square A. ये सब मेहर सबके लिए तो इजी होगा, मेहर पढ़ के सुनाइए। 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square A. 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square A. नेक्स्ट, अब इसको कहते हैं सीडी फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। इसमें साइन, देखो पहले वाले में था साइन ए प्लस बी और यहां है साइन ए प्लस साइन बी, दोनों अलग अलग बातें होती है बेटा। इसको कहते हैं सीडी फॉर्मूला। याद अगर कोई पूछे ना, बहुत बार क्या होता है बच्चे ना कंफ्यूज होता है, सर कौन सा फॉर्मूला, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख के रखा है सीडी फॉर्मूला। इसीलिए मैंने इसमें ए बी नहीं लिखा, सीडी लिखा है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो दोनों साइन है तो एक कॉस एक साइन, दोनों साइन है तो एक साइन दूसरा कॉस, और दोनों कॉस है तो दोनों कॉस ही होता है, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, नीट के बच्चे को ये अभी अगर कम याद होता है तो चलता है, बाद तक में याद कर लेना। पढ़ना भैया। Sin c plus sin d is equals to 2 sin of c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Sin c minus sin d is equals to 2 cos of c plus d by 2 into sin c minus d by 2. Cos c plus cos d is equals to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, and cos c minus cos d is equals to -2 into sin c plus c d by 2 into sin c minus d by 2. Very good. Next one is called allied angle formula, very very important। ठीक है, इसको मैं पहले अपने फंडे बताऊंगा, इसको हर्ष फंडा कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये ना सभी दूसरे का भी फंडा है, मैंने अपने से अपना क्रेडिट ले लिया, अपना नाम दे दिया इसमें हर्ष फंडा, लेकिन ये रियल में ऐसा नहीं है कि ये मैंने ही बनाया, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी दूसरे का बनाया हुआ है भाई, पर क्रेडिट ले मैंने अपनी मर्जी से ले लिया है। कॉपी में आप लोग ऐसे लिखिए, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है। मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, देखा ना, दूसरे का क्रेडिट भले ले लिया लेकिन मैंने बोल दिया कि दूसरे का ही है। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट।
अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं ना कि क्वाड्रेंट क्या है तो बहुत कम बच्चे मुझे जवाब दे पाते हैं। एक्सिस क्या होता है तो बहुत कम बच्चे जवाब देते हैं। तो पर मैं सारा चीज समझाता हूं। अगर आपके पास ये प्लेन है या यूं कहो ये प्लेन है, तो एक लाइन ऐसे चला दो, खड़ा कर दो, और एक लाइन ऐसे खड़ा कर दो। ठीक है, इसको कहते हैं, इस वाले को कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो 2 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। और आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया है तो 4 को इंग्लिश में क्वा बोलते हैं। ठीक है, तुम कहोगे सर क्वा तो 2 बोलते हैं, अभी आपने बताया था, आप तो मुकर गए फिर। अभी आप बोल रहे हैं यहां भी क्वा को, ये क्वा नहीं क्वाड है, क्वाड्रेंट, क्वाड है। क्वाड मतलब ये लैटिन में वर्ड होता है, क्वाड का मतलब होता है 4 और क्वा का मतलब होता है 2, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं इसके कारण झगड़ पड़ा अपने कॉलेज में। ठीक है, जब वैसे उन्होंने बोला क्वा मींस 2, मैंने कहा सर मुझे याद, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, आपने क्वा मैंने 2 बोला था, मैं कॉपी लाके दिखाता हूँ। कॉपी दिखाया, बोला अरे भाई, तब उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनके पास आंसर नहीं था। फिर मैंने डिक्शनरी ढूंढा, मैंने सारा कुछ सर्च किया, क्वाड है, क्वाड 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 का मतलब 4 होता है। तो देखिए इसको क्वाड्रेंट कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं करेंगे, इस बात को एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। अगर कुछ लगे कि मैं भी गलत बता रहा हूं तो एकदम सर्च करके मेरे से फाइट करो, डिशुम डिशुम वाला मत करना भाई, मैं कमजोर हूं। एजुकेशनल फाइट। यू नो देयर आर द 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखा कितना मस्त बताया। ये जो होता है वो 90 डिग्री, देखो ये 0 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, इसको कहते हैं 270 डिग्री। अगर फिर से घूम के यहां पे आ गए तो ये हो गया 360 डिग्री। और जितनी बार घूमोगे उतनी बार 360 होता चला जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो अब जानते एक वर्ड, एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस आप लोगों को याद रखना है कि सारे बच्चे जब स्कूल से पास हो जाते हैं ना तो कहां जाते हैं पता है? कॉलेज जाते हैं। ऑल स्कूल टू कॉलेज, सारे बच्चे स्कूल से पास होने के बाद कॉलेज जाते हैं। कहोगे सर जाते नहीं है, जाना चाहिए, नहीं जाते हैं तो इसी के लिए दूसरी वर्ड भी तुम लोग बना सकते हो, ऑल शुगर टू कॉफी, मतलब सारा चीनी कॉफी में डाल दो। ठीक है, लेकिन भाई ऐसा करोगे तो पिटाई होगी, इसलिए मैं ऐसा वर्ड नहीं बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा? ऑल स्कूल टू कॉलेज, सारे बच्चे को स्कूल पास करने के बाद कॉलेज जाना चाहिए। अब मैं फिर से यहां पे लिख रहा हूं वंस मोर, ठीक है, क्योंकि मैं उसको गंदा नहीं करना चाहता था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 0 डिग्री से 90 डिग्री, ठीक है, और 90 से 180, और ये 270, ये 360। आपने क्या बोला? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब है ऑल पॉजिटिव। स्कूल एस वर्ड से स्टार्ट होता है, एस से होता है साइन, और इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो साइन कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। टी जो है 10, टी से 10, तो 10 थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। साइन कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। यहाँ पे कॉलेज जो है को सी से स्टार्ट होता है, ये कॉपी में लिख सकते हैं आप लोग, सी से स्टार्ट होता है। सो सी से क्या हो गया? कॉस, और कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। यहां तक याद हो गया सबको? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। अब देखिए जब 0 डिग्री रहे, ठीक है, या 360 डिग्री रहे तो चेंज नहीं होता है। अगर 90 डिग्री रहे और 270 डिग्री रहे तो चेंज होता है। तुमको अगर सर याद रखने का तरीका, 90 डिग्री इंटू ऑड नंबर अगर रहे तो चेंज हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, 90 इंटू ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा? चेंज होगा। अगर इवन नंबर हो गया 90 इंटू 0 तो 0 हो गया, 90 इंटू 2 180 तो चेंज नहीं होगा उसमें। जिसमें 90 डिग्री और 270 होता है वो चेंज होता है।
पहले मैंने इतनी बात सिखा दी, फिर वंस मोर, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर मुझे ना साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, या सर मुझे ना कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है, बताइए क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था इस तरह का आप लोगों का। देखो बेटा, कॉस 120 है तो इसको हम लोग कॉस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ने बोला सर साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं, जो लिखना है लिख लो, दोनों में आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं ये वाला कर रहा हूं, साइन 90 प्लस 30। अच्छा देखो, 90 प्लस 30, ये है 90 और प्लस 30, तो कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, बोलते चलिए, सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आपने क्या बोला था, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, तो यहां क्या है, कॉस है, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव। और 90 में क्या था, चेंज था, आपने बोला था कि 90 डिग्री रहने पे चेंज करना है, तो क्या चेंज करना है, कॉस का बाजू वाला साइन, साइन का बाजू वाला कॉस। यहां कॉस है तो क्या लिखेंगे, साइन, और 30 का 30 कॉपी कर देंगे। फिर से समझिएगा, वंस मोर, cos 120 को क्या लिखेंगे बेटा, cos 90 प्लस 30, एकदम धीरे धीरे समझो, एकदम 90 प्लस 30 माना सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कॉस है इसलिए नेगेटिव लिख दिया मैंने। ठीक है, 90 डिग्री में चेंज हो जाता है तो कॉस का चेंज करके साइन लिख दिया और 30 को कॉपी कर लिया। अब इसका साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो आंसर क्या हो गया, माइनस हाफ आंसर। अब किसी बच्चे ने कहा नहीं सर मुझे ना इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखाइए, 180 वाला करके दिखाइए, तो कर लेते हैं। cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यस और नो, 180 माइनस 60 सेम क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, cos 180 माइनस 60 तो किस क्वाड्रेंट में पड़ा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और cos जो है यहां पे क्या होगा, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। अब 180 में तो चेंज होता नहीं है, तो cos का cos ही रह जाएगा, cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो आंसर हो गया माइनस हाफ। क्या देख रहे हैं आप, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आती है। ठीक है, अब किसी भी वैल्यू का आप लोग निकाल सकते हो, किसी को भी। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर किसी ने कहा सर अगर आपको ऐसा निकालना है, कोई अलग वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 180 प्लस साइन 225 की वैल्यू निकालिए, या ऐसा करते हैं साइन 10 ले लीजिए, 10 225 की वैल्यू निकालिए, तब क्या होगा। ठीक है, तो देखो 225 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 10 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यस और नो। अब देखो 180 प्लस थीटा, देखो ये है बेटा 0 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 90 डिग्री, 180 प्लस माना ये वाला क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, तो 270 से कम है और 180 से ज्यादा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, 10 कॉट पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, तो ये तो 10 ही है तो पॉजिटिव हो गया। 180 डिग्री है, नो चेंज, तो 10 का 10 ही लिख दिया और 45 पुट कर दिया। 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, आंसर। ठीक है, नाउ अब मैं कलर चेंज करके एक और बताता हूं। अब मेरे से पूछो कि सर आपने एक वैल्यू बताया था कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 की। अब तुम कहोगे सर इसमें तो प्लस माइनस कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कौन cos 180 है, भाई कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको cos 180 प्लस लिख सकते हो 0, या 180 माइनस 0 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आई बात है। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, तुम कहोगे सर 180 प्लस 0 है, तो 0 में तो कोई अलग क्वाड्रेंट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जी नहीं, जब प्लस बोले तो आगे ले लेना है, माइनस बोले तो पीछे ले लेना है। तो 180 देखो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, 180 प्लस माना थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, 180 प्लस 0 भी क्यों ना रहे, उसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है। समझ में आई बात है।
अगर ये 180 माइनस 0 लिखता तो मैं कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में लेता, अपनी मर्जी होती है। तो 180 प्लस 0 लिखा मैंने, तो किस क्वाड्रेंट में लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan cot पॉजिटिव रेस्ट आर नेगेटिव, तो यहाँ तो cos है तो वो नेगेटिव होगा। 180 डिग्री नो चेंज तो 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आंसर क्या हो गया, -1। दैट्स इट। क्लियर है? तो किसी भी वैल्यू को, इसी तरह बहुत सारे वैल्यूज को आप लोग निकाल के देखिएगा, इसको एलाइड एंगल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस कराऊं या आगे चलूं मैं, बताओ। और कोई वैल्यू किसी को बोलो बोलो, और कुछ बोलना है बताइए। बोलो बोलो प्रणव, क्या बोल रहे थे जरा, प्रणव बोलिए। प्रणव क्या? सर जैसे tan 180 डिग्रीज के लिए क्या लेंगे? अच्छा ठीक है, वो भी बता देते हैं। हाँ, और आप क्या कह रहे थे मैडम मेहर, आप क्या कह रहे थे? sin 10 डिग्री। साइन 10 इस टेबल से नहीं निकाल सकते, उसके लिए उसके लिए साइन टेबल दिया होता है। इसमें वही निकाल सकते हैं जिसका जनरल वैल्यू आपको पता है। ठीक है, अदरवाइज इसके लिए 10 मतलब साइन कॉस 10 का टेबल होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं tan 180 क्या होगा। तो हम लोग tan 180 को क्या लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 0 या प्लस 0, किसी कुछ भी लिख दीजिए। चलिए मैंने -0 लिखा, तो अब देखो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, 180 नो चेंज तो tan 0, तो आंसर इज 0। तो tan 180 की वैल्यू भी 0 होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, you know this is the section C, logarithm, definition of logarithm। एक्चुअल में आप लोग जानते हैं लॉगरिथम क्या होता है, ये आप लोग नहीं समझते होंगे आज तक, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। मैं एक चीज सिखाता हूं, लॉगरिथम पढ़ाने से पहले कुछ दूसरा चीज बताता हूं। अच्छा बताइए प्रणव भैया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती है, 1/2 है। अगर मैं पूछूं कि साइन में क्या वैल्यू डाल देंगे जो 30 डिग्री होगा, तो इसका मतलब साइन का हाफ का वैल्यू 30 डिग्री होगा। इसको टेक्निकली हम लोग कैसे लिखते हैं पता है, कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा लिखते हैं। अगर कोई पूछे कि साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर 30 डिग्री। तो इनवर्स क्या बताता है, किसी भी नंबर का एंगल बताता है। कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इनवर्स क्या बताता है, किसी नंबर का एंगल बताता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया किसके लिए, इनवर्स के लिए। इसी तरह से लॉगरिथम क्या बताता है, किसी भी नंबर का पावर बताता है। पूछो कैसे? अगर आपके पास 1000 है तो 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। अगर किसी ने कहा कि सर 1000 के ऊपर कितना पावर रखेंगे, जो माना 10 पे कितना पावर रखेंगे जो 1000 आएगा, 1000 लाने के लिए 10 पे कितना पावर लगाएंगे, तो तुम कहोगे सर 3 लगाएंगे। तो कैसे पता चला सर? तो लॉग में ऐसे लिखते हैं इसको, लॉग 1000 जिसका बेस 10 है तो कितना होगा, मतलब 10 पर कितना पावर रखेंगे जो 1000 होगा, तो आंसर है 3। समझ में आई बातें? कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉगरिथम एक ऐसा नंबर है, लॉगरिथम क्या है, एक ऐसा नंबर है जो हमें पावर बताता है कि किसी नंबर पर कितना पावर रहेगा जो डिजायर्ड नंबर आएगा। तो लिखिए डेफिनेशन लैंग्वेज में, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर with respect to a given base is the power to which the base must be raised to represent the number। मैंने सेम डेफिनेशन लिखा दिया जो यहां लिखाया है, शॉर्ट में लिख लीजिए। इन शॉर्ट, number to the power get desired result, then
पावर इज लॉग, खत्म, शॉर्ट डेफिनेशन। मतलब किसी भी नंबर पे कौन सा पावर रखेंगे जो डिजायर रिजल्ट आएगा। अब मुझे बताइए, आप लोग खुद बताना, log 4 है, यहां बेस 2 है, बताइए पूजा इसका log क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 8। गलत। अरे 2 पर कितना पावर रखेंगे जो 4 आएगा? 2 पे पावर 1 2 हो गया, 2 पे पावर 2 तो 2 ना, सही बोला आपने। अब बताइए पूजा, फिर log यहाँ 16 है, यहाँ 2 है, तो log 16 बेस 2 कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 4 आएगा। ठीक है। मेहर log 0.01 बेस 10 क्या आएगा? 0.01 बेस 10 हाँ, 0.01 का मतलब क्या हो गया? 1/100, मतलब 10 -2 -1 स्क्वायर। ठीक है, -2 तो क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? -2। क्यों? अब 10 पे पावर -2 देखो 0.01 आ रहा है, करके देख लीजिए भाई। तो 1/10 स्क्वायर माना 1/100, देखो 0.01 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर पे कितना पावर लगाएंगे, तो सबसे पहले इस पे जो पावर लगाएंगे वही पावर जो है वो लॉग होता है। तो नाउ जनरली इसको कैसे लिखते हैं कि अगर आपके पास n एक नंबर है, उस पे पावर a⁴x है, ठीक है, तो इसको लॉग के तरह कैसे लिख सकते हैं समझिएगा। पहले इसको लिखेंगे log n, और ये जो नंबर है बेस में चला जाता है, साथ साथ कॉपी में लिखिए आप लोग, log n बेस a इज इक्वल टू x। x इज पावर, हमेशा दिमाग में रखना है, x इज पावर। अब मुझे बताओ a⁴ की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब इसको log के टर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? log a बेस 1, log a1 is equal to 0। वेरी गुड। इसी तरह आपको पता है log a⁴ की वैल्यू a होती है, इसको log के टर्म में लिखना चाहते हैं तो log ये वाला a और ये a is equal to 1। 1। इसीलिए याद है जब भी हम लोग यूज करते थे log a बेस 1 इक्वल टू 1 बोलता था, मैं बोलता था कट जाएगा। एक जगह क्वेश्चन कराया था आप लोगों को, log e बेस e की वैल्यू क्या होती है? 1। वो इसी प्रॉपर्टी से बताया था मैंने। समझ में आई बात है? मैंने कहा ना सबका प्रूफ दूंगा, चाहे आज दूं या कल दूं, कोशिश करूंगा आज दूं। तो व्हाट इज द लॉग? फिर से रिपीट कर रहा हूं वंस मोर। लॉग एक नंबर है, मतलब पावर है, जो किसी भी नंबर पर कितना पावर रखेंगे जो डिजायर रिजल्ट आएगा। तो यू नो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेस इज द पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट नंबर। नाउ लॉग के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। अगर लॉग मल्टीप्लाई में रहे, जैसे log m इंटू n रहे, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? log m प्लस log n, क्योंकि आपको पता है पावर जब मल्टीप्लाई में रहता है तो नंबर ऐड हो जाता है, यही वाला प्रॉपर्टी है। हाँ, जब भी log लिखोगे इसका बेस लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बेस देखो a है, इसको पढ़ते कैसे है वो बताता हूं। log mn बेस a इक्वल टू log m बेस a प्लस log n बेस a। फास्ट में कैसे पढ़ते हैं? log mn इक्वल टू log m प्लस log n, बेस इज a। ठीक है, घर में याद ऐसे रखना, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, बेस a। उसी तरह log m अपॉन n, जब अपॉन में रहता है तो माइनस हो जाता है। तो फिर से वंस मोर, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, बेस a। इसको कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। log m अपॉन n, फिर से ध्यान दीजिएगा वंस मोर, log m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? log m बेस a माइनस log n बेस a। अब इंटरेस्टिंग चीज, अगर पावर पे पावर रहे, मतलब log m पे पावर रहे, तो ये पावर मल्टीप्लाई में चला जाता है, n log m बेस a। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। अगर आपके पास इस तरह से है log m बेस a इज इक्वल टू, आप ऐसा लिख सकते हो log m बेस b इंटू log b बेस a। b कट गया, देखो सेम बच जाता है, ये देखिए b और b कट गया, सेम बच गया। तो log m बेस a
इज इक्वल टू यू नो, ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में, log m बेस a इज इक्वल टू log m बेस b प्लस log b बेस a। देखो यहाँ का बेस वहां का नंबर कट जाता है, b भी कट जाता है, जो बचा प्लस या इंटू? किसमें, ये इनटू इंटू होगा। log m बेस b इंटू log b बेस a। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर वंस मोर, व्हाट इज द log? log is the power to which the base raised, सिंपल। n इक्वल टू a टू द पावर x है तो कैसे लिखेंगे, log n बेस a इक्वल टू x। फॉर फॉर्मूला log mn इक्वल टू, घर में ऐसे ही पढ़ना चाहिए आप लोगों को, log mn इक्वल टू log m प्लस log n बेस a, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n, ठीक है, log m अपॉन n m टू द पावर n इक्वल टू n इंटू log m बेस a, log m बेस a इक्वल टू log m बेस b इंटू log b बेस a। नेक्स्ट, you know there are two systems of logarithm। लॉगरिथम के दो सिस्टम हैं। पहले वाले सिस्टम को कहते हैं नेचुरल सिस्टम, सेकेंड वाले को कहते हैं बेटा कॉमन सिस्टम। नेचुरल सिस्टम को ही कहते हैं नेपेरियन सिस्टम। जिसका बेस ई होता है उसको नेचुरल सिस्टम कहते हैं, और जिसका बेस 10 होता है उसको कॉमन सिस्टम कहते हैं। अब तुम कहोगे सर ई एक्चुअल में होता क्या है, बहुत बच्चे से मैं पूछता हूं कि ई क्या होता है, तो जान तो मैं बता देता हूं, ई एक सिस्टम होता है 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। इतना नहीं याद रखना है, इसको शॉर्ट में जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 2.718 अप्रोक्सीमेटली आती है। कहने का मतलब है ई की वैल्यू 2.718 आता है। तो दो सिस्टम ऑफ लॉगरिथम है, फर्स्ट वाले को कहते हैं नेचुरल सिस्टम, दूसरे को कहते हैं कॉमन सिस्टम। एक को कहते हैं नेचुरल लॉग, दूसरे को कहते हैं कॉमन लॉग। जिसका बेस ई होता है इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। और इसका यूज कहां होता है पता है, इसको थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में यूज होता है। जहां फॉर्मूला सिर्फ यूज होता है वहां ये यूज होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, कैलकुलेशन में यूज होता है। और कॉमन लॉग कहां यूज होता है, जहां पे नंबर सिस्टम यूज होता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में यूज होता है। अब ये सब किसी को भी तुम लोग पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, ठीक है, कि नेचुरल मतलब जब थ्योरेटिकल कैलकुलेशन होगा, जैसे साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी ऐसा टाइप का रहेगा तो नेचुरल लगेगा। जब नंबर रहेगा 10 + 5 10 × 7 टू द पावर 4 × i ऐसा रहेगा तो हम लोग कॉमन सिस्टम लगाएंगे। न्यू टॉपिक इज हियर सेक्शन डी विच इज कॉल्ड जनरल फिजिक्स। ठीक है, आज हम लोग खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा तंग करेंगे आप लोगों को लेकिन इसको फिनिश ही कर देता हूं, और 15 मिनट बचा है बस। नाउ जनरल फिजिक्स क्या होता है, जनरल फिजिक्स में हम लोग क्या क्या बातें करते हैं। देखिए जनरल फिजिक्स में हम लोग वेक्टर की बात करते हैं कि वेक्टर क्या है, ठीक है। इसमें हम लोग और सारा सब डिस्कस करते हैं, जैसे दो क्वांटिटी है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो एक माइक्रोन है, 1 माइक्रोमीटर क्या होता है 10 टू द पावर -6 मीटर होता है, ठीक है। दिस इज द जनरल फिजिक्स। You know units, 1 micron is equal to 10 to the power -6 meter. 1 millimicron equal to, तो देखो मिली माना 10 to the power -3, माइक्रोन मीन्स 10 to the power -6, टोटल कितना हो गया बेटा 10 to the power -9 मीटर। और 1 नैनोमीटर भी 10 to the power -9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम 10 to the power -10 मीटर, 1 फर्मी 10 to the power -15 मीटर, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ। मेरी जब शादी 2016 में हुई ना, तो मैं अपनी बीबी को जानते हो क्या बोला करता था पता है, जब भी मन होता था उसको बोलते थे न्यूटन इधर सुनो, तो बड़ी खुश, अरे पढ़ा लिखा हस्बैंड मिला है भाई, ये हमको न्यूटन बोलता है, ठीक है। बड़ी खुश होती थी, हमेशा खुश रहती थी, सच्ची बता रहा हूं मैं, ऐसा ही बोला। जब भी उससे कोई काम लेना होता था, न्यूटन जरा ऐसा नहीं कर सकते कि आज हमारे लिए पानी ला दीजिए, ठीक है, या वो बुक ला दीजिए, तो न्यूटन बड़ी खुश हो जाते थे। अच्छा अरे भाई कितना अच्छा पति मिला यार न्यूटन पे। लेकिन तुमको पता है 2-3 दिन तो खुश रही वो। और साइंस की स्टूडेंट, वो भी इंजीनियरिंग किया हुआ, तो जानते हो इंजीनियर सब थोड़े शैतान तो होते हैं, पता है आपको। उसको ना पता चल गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन होता है।
ठीक है, तो समझ लें कि अच्छा मुझे डायन बोल रही है, बातों बातों में डायन बोल रहे हैं, और एक दो डायन नहीं बोल रहे, 10⁵ डायन बोल रहे हैं। उस दिन से जो पिटाई हुई है ना, उस दिन पानी तो छोड़ो, मुझे मैंने रामलाल के साथ सोना पड़ा है। यू नो अबाउट द रामलाल? नहीं? अरे गली का कुत्ता, ठीक है। तो यू नो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ये जिंदगी भर याद रहेगा आप लोगों को। उसी तरह से 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ब्स, ठीक है। ये जूल जो होता है वो एसआई यूनिट होता है, अर्ब्स जो होता है वो सीजीएस यूनिट होते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कन्वर्जन। 10⁻12 क्या होता है? टेरा, इसको प्रीफिक्स भी कहा जाता है, उसी को कन्वर्जन भी कहा जाता है। 10⁹ क्या होता है? गीगा, कहते हैं ना गीगाबाइट, तो 10⁹ बाइट। 10⁶ मेगा, 10⁵ किलो, 10⁻2 हेक्टो, 10⁻1 डेका, 10⁻⁻1 डेसी, 10⁻³ मिली। मैं तो इस तरह से याद रखता था, ठीक है, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ऐसे याद रखता था मैं। तो मिली, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12, फेमेटो 10⁻⁻15, एटो 10⁻⁻18। नेक्स्ट वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को, सपोज कीजिए मुझे रिधिमा से मिलने जाना है, तो मैं रिधिमा को टेक्निकली पूछूंगा कि रिधिमा मैं आपके पास आना चाहता हूं, बताइए आप। तो बोले सर मेरे पास आना चाहते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखो सर 3, 4, 5। मैंने कहा अच्छा ये क्या बोल दी? बोली सर इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पे हैं तो आपको 3 मीटर लेंथ चलना पड़ेगा, 4 मीटर ब्रेथ चढ़ना पड़ेगा, और 5 मीटर आपको हाइट पे चढ़ना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा अच्छा कौवे से दोस्ती की हो, 5th फ्लोर पे रह रही हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, ये हुआ जेड एक्सिस। तो अगर इसका पोजीशन वेक्टर निकालना जाए, अगर मैं बोलूंगा मैं एरोप्लेन से तुम्हारे घर आ रहा हूं, बोलेगा सर लग तो नहीं रहे हो इतने औकात वाले, फिर भी बता देता हूं, तो 3i + 4j + 5k, तो इसको वेक्टर कहते हैं बेटा, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर है। तो किसी भी जगह पे आप जाना चाहते हैं, ठीक है, और आपको पता है एरोप्लेन वाला सब जो है इसी प्रिंसिपल का यूज करता है, ठीक है। अगर किसी का कोऑर्डिनेट 3, 4, 5 है, x, y, z है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसको पोजीशन वेक्टर a अगर मैं बोलूं तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? xi कैप + yj कैप + zk कैप, ये पोजीशन वेक्टर होता है। इसी को 3i कैप + 4j कैप + 5k कैप कहते हैं। इसी को आप ऐसे भी लिख सकती हो, axi कैप + ayj कैप + azk कैप। तुम कहोगे सर अगर मुझे डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू √ax² + ay² + az² होता है, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर को हमेशा i j k के फॉर्म में दिखाते हैं। एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको i कैप कहते हैं, y एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है बेटा उसको j कैप कहते हैं, और k एक्सिस में जो होता है मतलब z एक्सिस में जो होता है उसको k कैप कहते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या है? ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। अगर मुझे 3i कैप बोला मतलब 3x एक्सिस में चला, 4j कैप बोला मतलब 4y एक्सिस में चला, 5k कैप बोला मतलब 5z एक्सिस में चला। अब अगर दिक्कत हो रही है तो x y z बनाना सीख लीजिए। आप लोग 3 कलम ले लीजिए, 3 पेन, ठीक है, 3 पेन लो। ये सबसे पहले ऐसे करो, ये हुआ x एक्सिस, करते चलिए, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा हुआ y एक्सिस, ऐसे रखना है, ठीक है। और इसके ऊपर एक पेन रख दीजिए, ये हुआ z एक्सिस, ठीक है। एक्चुअल में जो भी प्लेन मतलब स्पेस होता है वो इस तरह से होता है। ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, और ये ऊपर होता है z एक्सिस, ठीक है। इसको पॉजिटिव z कहते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव z कहते हैं। इधर वाले को पॉजिटिव x कहते हैं, इधर वाले को नेगेटिव x कहते हैं। ऊपर वाले को +y कहते हैं, नीचे वाले को -y कहते हैं। तो इस तरह से फिगर देख लीजिए, यू नो दिस फिगर, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है। अगर तुमको असल में ऐसे घुमा दूंगी तो ये x, ये y, ये z हो जाएगा। माने x, y, z आपस में चेंज होते रहते हैं, यही कहने का मतलब। याद रखने का यही तरीका है कि x एक्सिस में यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस में j कैप, z एक्सिस में k कैप। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। अगर आपके पास a है, ये a, और आपको पता करना है कि ये थीटा एंगल से, तो इसका इस a का यहां पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है।
तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ना डॉटेड लाइन मिला देते हैं और इसका नाम रख देते हैं O, इसका नाम P, इसका नाम Q। अब क्या करो, कॉस थीटा निकालो। पूछो क्यों सर? क्योंकि देखो हमको बेस निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू कॉस थीटा। ओ क्यू कितना है, ए, तो आंसर क्या हो गया, ए कॉस थीटा। माना ओपी, ओपी इज इक्वल टू यू नो ए कॉस थीटा। इसी को ए एक्स कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे अगर ये ए है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अब इसी तरह से साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू इंटू साइन थीटा। अब ओ क्यू कितना है भाई, ठीक है, ओ क्यू तो ए है, तो ए साइन थीटा। तो कहने का मतलब पी वाई क्यू है, पी क्यू क्या है, ए साइन थीटा। तो यू नो ए वाई इज इक्वल टू यू नो ए साइन थीटा। इस चीज को कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। लेकिन अगर दोनों को स्क्वायर कर दो आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, ठीक है। अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर है तो क्या होगा, तो कर लो, यू नो ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो आंसर इज ए स्क्वायर। दैट मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर आपको ये डायरेक्शन निकालना है कि ये जो रिजल्टेंट है ये डायरेक्शन टेन थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई अपॉन ए एक्स। तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। टेन थीटा हमेशा डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। क्लियर है? व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर? अगर एक वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है, और ये रिजल्टेंट आर है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा एंगल बनाया, तो ये हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा। अगर रिजल्टेंट निकालना है तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू नो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू यू नो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सो यू नो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आपको अल्फा एंगल निकालना है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यस और नो? सो इजी। अगर आपको पूछा जाए कि थीटा 0 डिग्री है, मतलब एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, दोनों एक ही लाइन में है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम रिजल्ट होता है a प्लस बी। थीटा अगर 180 डिग्री है तो r मिनिमम a माइनस बी। क्लियर है? नेक्स्ट, देयर आर टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। वेक्टर के दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी निकलना है तो क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा, मतलब इसका बेस कंपोनेंट काम आता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकलना है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर इसी तरह यूनिट वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप लिखना है तो यूनिट वेक्टर है तो 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि आई और आई दोनों एक एक्सिस में है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन अगर आई कैप डॉट जे कैप निकालना हो तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट में अगर अलग अलग होता है तो प्रोडक्ट उसका 0 होता है, मतलब आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। इसमें हमेशा ये एन कैप जो है ये डायरेक्शन बताता है। अब इसी तरह आई क्रॉस आई लिख देंगे तो क्या होगा, 1 इंटू साइन 0 डिग्री, तो आंसर क्या होगा 0। मतलब इसमें उल्टा होता है, सेम को सेम से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है,
लेकिन हाँ, अगर आपको डिफरेंट से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे घर में ना इस तरह से सर्कल बनाइएगा, ये I है, ये J है, ये K है, ठीक है। तो I क्रॉस J, तो बाजू वाला मतलब एरो के में बढ़ते जाओ, I क्रॉस J क्या होता है, K कैप। इसी तरह J क्रॉस K क्या होता है, I कैप। हाँ, अगर उल्टा कहीं चले तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर तुम कहोगे सर J क्रॉस I निकाले तो माइनस K हो जाएगा। कहीं भी उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, यूजफुल फॉर नोटेशन, ये सबको याद होना चाहिए। बहुत बार ना बच्चों को अल्फा बीटा गामा पता ही नहीं होता, इसके लिए मैं ये लिखा है कि ये अल्फा का सिंबल है, ये बीटा है, ये गामा। जैसे ABCD होता है ना हम लोगों का, हायर माना अपर लेटर, लोअर लेटर, अपर केस, लोअर केस, उसी तरह से ग्रीक और लैटिन अल्फाबेट में भी होता है। ये है अपर केस का एग्जाम्पल, A B इस तरह से होता है। लोअर केस क्या है, अल्फा बीटा गामा सब। और इसको भी ना ग्रीक में इसको अल्फा बोला जाता है, बड़ा अल्फा। यह है बड़ा अल्फा और यह है छोटा अल्फा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा कैपा लैम्डा म्यू, इसी तरह न्यू, इस तरह देखते हो बहुत बार मैं न्यू ऐसे लिखता हूं, वही न्यू है, ठीक है। ओमिक्रॉन, पाई, इस तरह से पाई होता है। रो, सिग्मा, टाउ, ठीक है। इसलिए मैं इसको हरियाणा लैंग्वेज में बोलता हूँ ताऊ, क्या हाल है ताऊ, तो ये ताऊ है। इस तरह अपसाइलन, ठीक है, पाई, काई, साई, ओमेगा, इस तरह से टोटल लेटर्स होते हैं जिसको ग्रीक अल्फाबेट्स कहते हैं। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। आप लोग अब सांस ले सकते हैं अच्छे से, किसी तरह झेल रहे हो जो नहीं, ये अच्छी बात है। कमिंग क्लास में हम लोग कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब सारी बातें करने वाले हैं। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।